उसको और भी माध्यम से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, शायरी सुना के या इस तरह की बात कर। तो उस टाइम पर अगर वो फिजिक्स देते तो आप फिजिक्स एजुकेटर होते। बिल्कुल है। जो मन करेगा वो बोलूंगा, जो बेकार है उसको बेकार बोलूंगा, और जो अच्छा है उसको भी ठोक के अच्छा बोलूंगा। मेरी आवाज कोई खरीद नहीं सकता। आपकी हवा कितनी थी? आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? जेई का पेपर लीक हुआ था, ड्रॉप में किया था, कैसे किया? 6 में से 1.5 क्वेश्चन करके आया। गोली वोली चलना एक आम बात थी। खुद मेरा फायदा हुआ सेंगेज से। मोहित त्यागी सर वीएमसी एलुमनाई है। फिर जी एक्सपेंसिव भी था। मेरी 247 रैंक आई थी जेई में। मैंने कहा कि मेरी डिग्री ना 5 साल में हुई। अनअकैडमी को मैंने बोला सर बंसल सर से आपने नाम के एस्पिरेंट्स है सर। इतने स्लो लेक्चर्स आजकल मार्केट में चलते हैं, इतने स्लो लेक्चर जिनसे आपका कभी मैं नहीं मान सकता हो सकता किसी का। आप ये जयपुर कैसे पहुंच गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत जिंदल और आज हम मिलने वाले हैं जेई में यूट्यूब पर मैथ्स के सबसे बड़े लेजेंड मोहित त्यागी सर से। हाल ही में आपने इनकी पिच शार्क टैंक पर सुनी होगी। आज हम इनसे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैनल पे आए सारे पॉडकास्ट में से सबसे अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सर पहला सवाल है कि आपकी हवा कितनी थी? आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? ऑल इंडिया रैंक जेई में मेरी 394 1997 में आपने जेई दिया था। मैं 1999 में पैदा हुआ था। ठीक है सर। तो सर आपके जैसे हमारा 2016 में जेई होता था, पेन पेपर पे होता था। पेन पेपर नहीं पर ओएमआर वाला, ठीक है। अब तो वो भी चला गया। आपके ज़माने में कैसा होता था जेई? नहीं, हमारे टाइम पे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का अलग अलग पेपर होता था। पेन पेपर पे कॉपी पे लिखना होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था और तीनों पेपर 3-3 घंटे के होते थे और रिलेटिवली जैसे बोलते हैं थोड़ा सा टफ टाइप का होता था। और पॉजिटिव बात ये थी कि स्टेप मार्किंग होता था। मतलब अभी तो जैसे एक बच्चा अगर 90% भी सही कर ले और लास्ट में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो एमसीक्यू में तो उसका आंसर गलत ही आएगा। तो जो इवेल्युएटर है वो देख नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बट सब्जेक्टिव में ये था कि आपने अगर 3-4 लाइनें लिख दी और आपका अगर अप्रोच सही है, भले आपका आंसर ना आए तो भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स। आप सर जैसे आपने कैसे आपने सर 12th के साथ किया था, ड्रॉप में किया था, कैसे किया? मैंने जो बेसिकली क्लास 12th किया था अपना बोर्ड का, वो यूपी में एक जगह है एटा, वहाँ से मैंने किया था। एंड दैट वाज, मतलब कहने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट है बट दैट इज़ वेरी बैकवर्ड एरिया। इनफैक्ट आईआईटी जेई का मैंने पहली बार नाम 12th में जब हम लगभग नवंबर दिसंबर में आते हैं तब सुना था पहली बार कि आईआईटी जेई करके भी कुछ चीज़ होती है। उस टाइम पे ये जो रुड़की है ये अलग एग्ज़ाम होता था इसका, एंड इसका नाम मैंने सुन रखा था वैसे। और दूसरा चीज़ ये है कि एटा में मतलब मेरे से पहले कोई आईआईटी में निकला हुआ नहीं था पूरे, मतलब जितनी भी हिस्ट्री होगी उसकी 10-20 साल पहले की। तो एज सच कोई अवेयरनेस नहीं था कि प्रिपरेशन कैसे है या कितना टफनेस लेवल है, ये भी नहीं पता था। अच्छा, उस टाइम पे एक एज कट ऑफ भी होता था, लोअर एज कट ऑफ भी होता था। तो 12th में मेरा वो एज नहीं था कि मैं जेई दे पाऊँ। वैसे भी अगर देना भी होता तो भी कुछ होता नहीं क्योंकि तैयारी तो कुछ की नहीं थी। तो इसलिए 12th पढ़ने के बाद मैंने 1 साल कोचिंग किया ड्रॉपर में दिल्ली के अंदर। और तो मोहित त्यागी सर ड्रॉपर थे। आप सब लोगों ने इनको एज अ टीचर देखा होगा, पर आज मैं ना इनको एज अ ह्यूमन और एज एन एस्पिरेंट भी, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट था, तो हम इनको एज एन एस्पिरेंट भी और एज एन आईआईटीएन समझने की कोशिश करेंगे। 12th आपने सीबीएसई बोर्ड से की थी? नहीं, यूपी बोर्ड से किया। हिंदी मीडियम से किया था, यूपी बोर्ड से। और आपके टाइम पर क्वेश्चन सर, जैसे हम तो कह रहे थे 2016 का सबसे मुश्किल पेपर था, पर आपके टाइम पर कैसे था? मतलब और मुश्किल होता रहा, इजी होता रहा, कैसे होता? मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे जो पेपर होता था बिकॉज सब्जेक्टिव होता था, तो जो आज का जेई है और जो ओलंपियाड है उसके बीच में कहीं पेपर होता था। जैसे मतलब हमको तो जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता था तो स्पेशली 1995 का एग्जाम्पल दिया जाता था कि उस टाइम पे शायद पहली बार फिजिक्स में इरोडो से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और पूरे पेपर में केवल 6 क्वेश्चन थे 3 घंटे में करने के लिए। और पेपर टफनेस लेवल हम इसी से जज कर सकते हैं कि आईआईटी में एक बंदा बोल रहा था, वो पता नहीं कितना सच बोल रहा था कितना झूठ बोल रहा था। उसका ऑल इंडिया रैंक 30 था एंड ही वाज सेइंग कि फिजिक्स में वो केवल 1.5 क्वेश्चन करके आया। कितने में से सर? और 1.5 क्वेश्चन, 6 में से 1.5 क्वेश्चन करके आया, उसका ऑल इंडिया रैंक 30 था। मेरे टाइम पे वो इनफेमस ईयर था जब जेई का पेपर लीक हुआ था। तो लीक होने के 2-3 महीने बाद जो पेपर आया तो वो काफ़ी टफ था। मतलब मैथमेटिक्स में स्पेशली इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। बट टफ और इजी से मेरे को लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर हम टफर साइड पे जाते हैं तो जिस बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छी की होती है उसको थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन आउट हो जाते हैं थोड़े एज पे बैठे हुए बच्चे जो हैं, उसको थोड़ा फायदा होता है।
और सब्जेक्टिव पेपर में तो डेफिनेटली यही था कि आप ब्लफ मार के तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका थॉट भी दिखता था। बाई चांस कोई आंसर निकाल भी ले, बट अगर उसका बीच का प्रोसेस गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसको, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। तो जैसे 1.5 क्वेश्चन बोला सर ने, 1.5 का मतलब होता है कि क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी होते हैं, तो उसमें से सेकंड क्वेश्चन लेटर से उसने हाँ। आधा किया होगा, 1 पार्ट किया होगा सिर्फ। सर आपने एटा से 12वीं करी, पूरी सारी स्कूलिंग एटा से करी? हाँ, पूरी सारी स्कूलिंग एटा से की, और एटा मतलब कुख्यात भी है अच्छा। गुंडागर्दी के लिए। मुलायम सिंह यादव जी का वो एरिया है, तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा चलता। मैं हमारे स्कूल में, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ा था, जीआईसी बोलते थे, तो गोली वोली चलना एक आम बात थी। मतलब महीने में एक आध बार दर्शन हो जाते थे लोगों को, एक दूसरे को चेज करते हुए, फायरिंग करते हुए। अगर ये आप सब भी होता एटा था। से हो और आपने भी गोलियां चलते हुए देखी हैं तो हमें बताइए ज़रूर कमेंट्स में। तो अच्छा, सर तो जैसे आपके फादर क्या करते रहे और मदर क्या करते रहे? मदर तो मेरी हाउस वाइफ ही हैं, और फादर इनिशियली मतलब जॉब करते थे, और जॉब करते हुए ही वो एटा तक गए। वैसे तो हम रहने वाले, जैसे बोलते हैं ना, रूट्स जो हैं, वो जो हमारा गांव है वो दिल्ली से ही 50 किलोमीटर अच्छा, दूर है, बुलंदशहर जी। बुलंदशहर जिले में पड़ता है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे पापा जॉब करते हुए थे, बाद में उन्होंने वहाँ पे अपना वर्कशॉप टाइप स्टार्ट किया। और जैसे इंजन में एक पार्ट होता है जिसको हम ओके। पंप बोलते हैं, जैसे हार्ट जो होता है, जो पंप करता है ना, सेम काम जो गाड़ी के अंदर करता है, उसकी टेस्टिंग वर्कशॉप थी हमारी, तो पापा वो करते थे। बाकी मतलब इंजीनियरिंग साइड में कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं और था फादर ऐसा। वैसे पढ़े हुए कितने रहे सर? पापा ने एमएससी कर रखी। एमएससी कर रखी थी। आप दिल्ली आए ड्रॉप ईयर में, तो उस टाइम पर कौन सी कोचिंग होती थी और कैसे प्रेप हुई वो? एक तो जैसे मेरा जो बैकग्राउंड था, दैट वाज, मैं उस टाइम के एरिया की थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड था वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो के फादर आसपास सर था। जैसे मतलब कैसा था, थोड़ा समझा सकते हो कि आपके बैकग्राउंड की थोड़ी डिटेल बता पाओ, हाँ फाइनेंशियल मतलब जैसे, सिचुएशन एंड ऑल। हाँ जी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड था वो हमारी लोअर मिडिल क्लास थी। तो उस टाइम पे देयर वाज टू हब प्रिपरेशन के लिए। मतलब एटा में तो ऑफकोर्स कोई बोर्ड पढ़ाने वाला ढंग का टीचर नहीं था, तो आईआईटी जेई और ये सब तो दूर की बात हो गई। वहाँ पे एक हब होता था लखनऊ के आसपास, लखनऊ और कानपुर, वहाँ बड़ा हब था जिसमें हिंदी मीडियम के यूजली बच्चे जाते थे वहाँ पे। दूसरा हब दिल्ली था, तो दिल्ली हमारे एटा से थोड़ा पास में था, और फीस वगैरह जैसे बोलते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा था। बट दिल्ली में मेरे को ये एडवांटेज था कि मेरे मैटरनल अंकल वहाँ पे रहते थे, तो मेरा जो रहने खाने का खर्चा है वो बिल्कुल जीरो हो गया, केवल ट्यूशन फीस थी। और उस टाइम पे जो कोचिंग थे, बाकी तो और भी थे, बट जो प्रोमिनेंट थे वो एक विद्या मंदिर क्लासेस था उस टाइम पे, जो ओरिजिनल विद्या मंदिर क्लासेस है, मतलब। पीतलपुरा हाँ, पंजाबी बाग, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी, अच्छा हाँ, पहले पंजाबी बाग में वो करता था सर, वो सेंट्रल हाँ मार्केट में, हाँ, और बिल्कुल फिर वो बिल्कुल यहाँ चला गया एनएसपी पीतमपुरा। बिल्कुल। और दूसरा फिट जी था, तो इट वाज लाइक विद्या मंदिर का काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। कि जैसे मैंने भी जो उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उसमें शायद 2-2,500 बच्चे बैठे थे, और उसमें से उन्होंने 40 बच्चे सेलेक्ट किए, बस एक ही बैच बनाते थे वो। और उस 40 में मतलब लास्ट में 38 सेलेक्ट भी हो गए थे उस बैच से। बट वो तो मतलब इसका रीज़न ये भी है कि उन्होंने एडमिशन टेस्ट ही इतना टफ लिया कि जो बच्चा उसमें आ गया वो तो जेई में वैसे निकल जाएगा। फिल्टरिंग कर, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। क्लासेस उस टाइम पे विद्या मंदिर में तो बहुत ही कम होता था, मतलब वीक में एक क्लास होता था बस। ओके। तो मतलब मैथमेटिक्स में हमारा 2 आवर्स का, जहाँ तक मेरे को याद है, शायद 17 क्लासेस हुआ था, जबकि चैप्टर 25 है। तो पढ़ाते वढ़ाते नहीं थे, मतलब ऐसे केवल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। एंड ऑफ कोर्स वो जो फिल्टरिंग प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पढ़ाने की सच कोई खास जरूरत भी नहीं थी। तो आप कौन सी कोचिंग गए सर? मैं विद्या मंदिर ही गया। अच्छा, तो मोहित त्यागी सर वीएमसी एलुमनाई है, वीएमसी हाँ वाले सब लाइक करो वीडियो को। और अच्छा, ये सर ये बड़ी नई बात पता चली है वीएमसी एलुमनाई, आपने कभी बताया इसके बारे में ऑनलाइन? ऑनलाइन मेरे को याद नहीं है। अच्छा। मैंने शायद ऑनलाइन तो नहीं बताया, हाँ ऑफलाइन क्लासेस में तो बता रखा। तो भाई वीएमसी एलुमनाई है मोहित त्यागी सर, क्या बात है। तो अच्छा, आपने वीएमसी से पढ़ाई करी और हाँ 1 साल करी, और आपके टाइम पर कैसे कैसे, जैसे AI ट्रिपल ही होता था, क्या होता था? नहीं, AIEEE उस टाइम तक नहीं हुआ अच्छा, था, वो बस भी नहीं केवल आया था। मतलब जो मेजर एग्जामिनेशन थे वो मैं बताता हूँ। एक तो IIT जेई था, दूसरा रुड़की एग्जामिनेशन था, रुड़की का एक सेपरेट होता था, और तीसरा हमारे यूपी वालों के लिए MNR बोलते थे उस टाइम पे, जो अब यूपी सीट और ये सब है, उसके अंदर ही सारे कॉलेज थे। उस टाइम पे ये NITs को अलग नहीं किया था, तो यूपी का जो NIT था इलाहाबाद वाला, वो यूपी का जो एग्ज़ाम होता था MNR, उसके अंदर ही आता था। ऐसे ही दिल्ली का DCE था, ओके। जो उस एग्जामिनेशन को बोलते थे, जहाँ पे बाहर वालों का कोटा लगभग शायद 20% था। ओके। ये 4 एग्जाम मैंने दिए थे,
और बाकी और भी होंगे बट मेजॉरिटी यूपी वालों के लिए तो यही था। आई सी पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो आपके लिए तो AI ट्रिपल भी एक वो होगा बहुत बड़ा रिफॉर्म, जब आपने बिल्कुल देखा बिल्कुल होगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा होता ना, AIEEE तो सारे जो भी NITs था उनको एक साथ मिला दिया, बट पहले तो हर राज्य का अलग अलग होता था, तो आपको फॉर्म भरने से पहले भी सोचना पड़ता था कि 500 रुपये या जितना भी, 500 रुपये तो शायद नहीं होता होगा उस टाइम पे, जो भी 150 रुपये होता होगा कि वो खर्च करूं या ना करूं, इस तरह की भी चीज़ थी। तो जितने राज्य थे सबके लिए अलग अलग ही एग्जाम देना पड़ता था। अब जेई मेन के अंदर सारे आ गए, एक सेकंड एक हाँ, अब मेरे ख्याल से जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, second। आपके टाइम पर IIT के एग्जाम को क्या कहते थे सर? वो तो JEE ही बोलते थे। अच्छा, IIT का एग्जाम होता है जेई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो तो आपने जेई दिया, और जेई का रिजल्ट का कैसा रहा सर? रिजल्ट आपका आया जब ऑल इंडिया रैंक 394, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब इसमें जो मेरा, जो उस टाइम पे तो जो रिजल्ट है वो न्यूज़पेपर में आता था, तो सबसे पहले मेरा इसका रिजल्ट आ गया था, क्या बोलते हैं, रुड़की वाला रिजल्ट आ गया था। उसमें मेरी 596 रैंक थी। 596। तो वहाँ से एक वो प्रेशर जो था ना वो पूरा हट गया कि चलो इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल ही जाएगा एक तो। हाँ जी। फिर IIT का जो रिजल्ट है वो IIT दिल्ली में ही जाके देखा था, वहाँ पे फिजिकल जो कॉपी लगती है ना, वहाँ पे रोल नंबर ढूंढने, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं उसी तरह की। अच्छा। तो मेरे को तो ऑफकोर्स बहुत खुशी हुई है, पेरेंट्स को भी खुशी तो ऑफकोर्स बहुत हुई, बट जैसे बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि IIT एग्जैक्टली है क्या। वो तो आसपास के लोगों ने उनको रियलाइज़ कराया कि ये रियली में बहुत बड़ी बात है, और एटा जैसे शहर से अगर निकला है तो बहुत ही बड़ी बात है। तब उन्हें 1-2 साल बाद जाके शायद वो एग्जैक्टली पता लगा कि मतलब किस तरह का अचीवमेंट है जो भी मतलब हमारे रिलेटिव। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनको ऐसा लगा कि चलो बच्चा जाके कुछ कर करके आ गया, एग्जाम क्लियर, हमें क्या। और फिर जब बाद में आके लोग बता रहे हैं कि वेक अप टू रियलिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप समझो आपके बच्चे ने बिल्कुल, कुछ फोड़ा है, तब उनको एहसास। क्योंकि हाँ, जैसे वहाँ पे जो भी जैसे बोलते हैं एटा के जो भी साभ्रांत लोग हैं, वो उनसे जैसे पापा की किसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि IIT में सिलेक्शन हुआ है, तो मानते नहीं थे, हो ही नहीं सकता ऐसे। तब उनको लगा कि रियली में शायद बड़ा ही एग्जाम है, वरना उससे पहले तो ये था कि चलो इंजीनियरिंग होती है, कर ली होगी इंजीनियरिंग उसमें। समझ गया। मैं यार इस आपको तरह एक की। बात बताऊं, 394 रैंक लाना ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आज आज ना हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन है, बुक्स हैं, और सब कुछ है। और जो जब मोहित त्यागी सर ने जब 12वीं पास की ना 1996 में, तब ना कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम पर अगर कोई सिर्फ BA पास कर ले, सिर्फ BA पास, तो वो उसका भगवान का दर्जा होता था। उस टाइम में अगर आप IITian बने हो ना, वो बहुत ही, और वो भी सर तो कह रहे हैं मैं दिल्ली वगैरह बड़े शहर का नहीं था, वो एटा जैसे बहुत ही Tier 3 सिटी या Tier 2 लोअर Tier 2 सिटी कह सकते हैं वहाँ के हैं। तो ये तो बहुत ही प्रोडिगल अचीवमेंट है, बहुत नायाब अचीवमेंट है। तो सर आपका मतलब आपका क्या सक्सेस का कारण रहा होगा कि इतना आपने डिस्प्रोपोर्शनेट सक्सेस जेई में कैसे प्राप्त किया? मतलब एक तो ये था कि लगभग 10th तक तो हम लोग कोई कोचिंग वगैरह मतलब किया ही नहीं था, बिल्कुल खुद ही समझ के पढ़ते थे। प्लस जैसे मैंने बोला कि GIC जैसे स्कूल से पढ़े थे, तो वहाँ लिटरली कोई पढ़ाई नहीं होती। ये ठीक है, जैसे मैंने बोला फुल गुंडागर्दी टाइप होती थी वहाँ पे, तो खुद ही जो समझ के पढ़ना, तो समझने में जो दिमाग खर्च होता है उसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बेटर हो जाती हैं ऑफकोर्स। और दूसरा ये भी था कि कॉन्फिडेंस था काफ़ी कुछ ना कि कर लेंगे आराम से, मतलब इवन फॉल्स कॉन्फिडेंस था। मेरे को लगता है कि 100 के अंदर तो आराम से आएगी, मेहनत करेंगे, क्यों नहीं आएगी 100 के अंदर रहेंगे, ये जाने से पहले था। वो तो सर जब 11 के दिल्ली हर जाते बच्चे को वैसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। शुरू में मेरे को वैसे भी दिक्कत हुआ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और वहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में चल रहा था। और मतलब जो पेपर मैंने दिया था ना वो भी बड़ा अजीबो-गरीब टाइप दिया था कि जो पेपर मैंने मांगा था वो मैंने मांगा था इंग्लिश में, क्योंकि मटेरियल पूरे साल इंग्लिश में पढ़ा था वहाँ पे, तो हिंदी काइंड ऑफ भूल गए। बट लिखने के लिए मैंने हिंदी में आंसरिंग की क्योंकि सब्जेक्टिव था ना, तो वो लिखने के लिए इसलिए क्योंकि इंग्लिश के नहीं सेंटेंस बन पाए, अपनी बात ना समझा पाए, इसलिए तो जो आंसरिंग था वो मेरा हिंदी में था और पेपर मैंने इंग्लिश का मांगा। जबकि जो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो बंदा वहाँ पे प्रॉक्टरिंग कर रहा था, ही वॉज वेरी गुड। उसने पता नहीं कहीं से जुगाड़ करके मेरे को दोनों मीडियम के पेपर ला के दे दिए, हिंदी का भी इंग्लिश का वो भी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े काम कर दिया सर उसने, इन्विजिलेटर चाहे ना भी करता। बिल्कुल, हाँ। तो उसकी वजह से मतलब कभी कभी टिपिकल जो वर्ड होते हैं ना उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, बट उसने ये काम कर दिया तो कम से कम वो चीज़ दिक्कत नहीं आई मेरे को कि लैंग्वेज समझने की वजह से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा तो है। आपका रूटीन क्या रहता था जब आप जेई प्रेप करते रहे? या जेई प्रेप में जैसे मैं जो रहता था दिल्ली में, मतलब दिल्ली के अंदर ही गांव आता है, नजफगढ़ में आता है वो गांव,
तो वहाँ से लेके पंजाबी बाग तक जाने में उस टाइम पे शायद 1.5-2 घंटे लगते होंगे, 2-2.5 घंटे लगते होंगे एक साइड से। बट प्लस पॉइंट ये था कि एक ही दिन क्लास होती थी ना वीक में, बस हाँ जी 5-6 घंटे की। तो वहाँ पे तो बस उन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बाकी तो घर पे आके जो उन्होंने मॉड्यूल दे रखे थे जिसमें थ्योरी वगैरह थी, क्वेश्चन थे, तो पूरे दिन घर पे बैठ के वही करते रहते थे। और मेरे को लगता है कि टीचिंग इनपुट तो चलो जैसा भी था वैसा था, बट एक कॉन्फिडेंस था कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना यहाँ पे तो आईआईटी में तो हो ही जाएगा, इस टाइप की बात थी। आई सी। फिर कितना हाई उस टाइम सिलेक्शन पे रेट था वीएमसी का। हाँ, मतलब वो स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना था क्योंकि वो एक ही बैच बनाते थे बस 40 का। मतलब मैंने वीएमसी क्रैक कर लिया तो आईआईटी तो हो ही गया ऐसा। हाँ, मतलब इस तरह की जैसे इससे एक बैच के अंदर बात होती है ना कि वीएमसी में के बाद भी अगर क्रैक नहीं कर पाए तो मतलब तू रियली में ही ढक्कन हो, तुमसे कभी कुछ नहीं मेरा होगा। इससे एक कहानी याद आती है। मेरा एक दोस्त था सर, क्लासमेट था आईआईटी में, तो वो कहता है कि मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन करी थी ताकि मैं वीएमसी के टेस्ट में पास हो सकूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो खैर उन्होंने शायद काफी बढ़ा दिया हाँ इनपुट जी। और ऑनलाइन वगैरह भी खुल गया, बट उस टाइम पे ये था कि पहले मतलब वीएमसी में भरता था, उसके बाद जो बच गया वो लोग फिर इधर फिटजी वगैरह ज्वाइन करते थे। फिटजी एक्सपेंसिव भी था हमारे लिए, तो बहुत ही एक्सपेंसिव। तो आप सर कितने घंटे पढ़ाई करते रहे हर रोज? मतलब मेरा एक तो जो शेड्यूल था ना यार वो फिक्स नहीं था, मतलब ये डिमांड के हिसाब से था कि जैसे एक महीने बाद पेपर आता था तो पेपर से पहले थोड़ा सा ज़्यादा होता था, तो मे बी पेपर से पहले मैं 10-12 घंटे पढ़ता था, बाकी तो 5-6 घंटे 5-6 घंटे ऐसे ही पढ़े, पढ़ाई एक चलती। साल पढ़े। तो मैं आपको यार एक आध बात बता दूं, मैं जो समझ पा रहा हूँ मोहित त्यागी सर के सक्सेस का रीज़न, कि जब ये छोटे थे ना, एक तो है कि मैं यूपी के किसी स्कूल से पढ़ रहा हूँ स्टेट बोर्ड से, तो यहाँ पे टीचर आके पढ़ाता नहीं है तो मैं भी नहीं पढ़ रहा। और इनका उल्टा था, इन्होंने कहा टीचर कुछ नहीं पढ़ाता, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। और जब खुद सेल्फ करने गए ना उसको, तो उससे एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप हो गई इनकी, कि भाई ऐसे फिगर आउट होती है चीज़। तो वो चीज़ इनको फिर आगे आईआईटी में वहाँ से इनका पीक कर गया सक्सेस। और बाकी डेडिकेशन तो थी इनकी। आपने आईआईटी दिल्ली चूज किया, आपके टाइम पर आई और कौन से आईआईटीज की हाइप थी और आपने कैसे चॉइस करी है? सर दरअसल क्या है, मैं भी आईआईटी दिल्ली और मैकेनिकल का एलुमनाई हूँ, आप भी आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल के ही हो। फिर आपने आईआईटी दिल्ली चूज किया, तो ये कैसे चूज किया आपने आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल? बेसिकली जो हाइप था वो तो बॉम्बे का था उस टाइम पे ना, और मतलब आईआईटी का कम बॉम्बे सिटी का ज़्यादा हाइप था। बॉम्बे सिटी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, किसी ने मेरे को ये बता दिया कि सबसे ऊपर सीएस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है और फिर मैकेनिकल है। तो जो क्लोजिंग रैंक होती है लास्ट ईयर की उसके हिसाब से आई वॉज श्योर कि या तो मेरे को एज पे बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, या फिर दिल्ली का तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल बोलते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी उस टाइम पे ना। बट बाई चांस उस ईयर क्या हुआ कि उन्होंने ड्यूअल डिग्री के कोर्सेज स्टार्ट किए थे, तो जो इलेक्ट्रिकल की कुछ सीट्स थी, मान लिया 60 सीट्स थी फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने 20 सीट जो है वो डुअल डिग्री में डाल दिया 5 ईयर वाले में, तो उससे नंबर ऑफ सीट्स कम हो गया। हाँ जी। तो इसलिए मेरा एज पे वो इलेक्ट्रिकल छूट गया ओके। और मैकेनिकल ऐसे मिल गया। तो दिल्ली मैंने चूज नहीं किया था, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि मेरे को बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा और वरना दिल्ली में तो मिल ही जाएगा, बट ये बाई चांस मैकेनिकल मिला। और उस टाइम पे तो खैर भरते समय भी इतना दिमाग नहीं लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ब्रांचेज में इतना डिफरेंस है। बट जब आईआईटी के अंदर गए और वहाँ पे पढ़ाई चालू की तो समझ में आया कि मैकेनिकल मतलब मेरी लाइकिंग की नहीं थी। और या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हो नहीं पढ़ने का। तो आईआईटी के अंदर तो मैंने बस सर मेरी भी जैसे तैसे पास ही किया बस। बहुत सिमिलर स्टोरी है। मैंने सर मेरी 247 रैंक आई थी जेईई में, और मैं मुझे भी सर मैं भी सर मतलब मेरे फादर की किराने की दुकान थी सर। मेरे फादर तो मतलब 10वीं पास भी नहीं करे हुए थे, लेकिन उनको बड़ा चाव था बच्चे को पढ़ाने का। तो उन्होंने सर मेरे को फिर पढ़ाया और मैंने सर मेरी रैंक तो आ गई पर मेरे पे एक्सपोजर कुछ था नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था क्या चूज़ करना है। और ना आई नेवर बॉदर्ड टू डू दैट, एज इन मैंने गूगल पे सर्च तक नहीं करी। फिर बाद में हुआ कि यार ऐसे ऐसे करना है, मैंने कहा मुझे ना मैकेनिक्स बड़ी अच्छी लगती थी, और एक आध बंदे ने मुझे उसी चीज़ पर बोल दिया हाँ ये कर ले। तो मैंने जाके सर मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिकल और आईआईटी दिल्ली जाना था, तो मैंने तो सबसे ऊपर आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल भर दिया। ओहो। ठीक है, और मेरे को सर पहली काउंसलिंग में पहली चॉइस सब कुछ मिल गया और आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल। और मैं ब्रांच ओपनर था 2016 में मैकेनिकल का। ग्रेट।
तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ आईआईटी दिल्ली से। आपके टाइम पर क्या कहते थे सर इसको, मतलब अब तो हम इसको मैकेनिकल ME1 कहते हैं, और कौन कौन सी ब्रांच होती थी उस टाइम पर? तो सबसे पहले तो CS था, इलेक्ट्रिकल एक दूसरा ब्रांच था, मतलब प्रायोरिटी वाइज ऐसे ही था। अब तो इलेक्ट्रिकल के दो हो गए हैं, पहले तो एक ही था। फिर मैकेनिकल आता था, इसके नीचे यूजली बच्चे केमिकल लेते थे। उसके बाद MCA आ गया। फिर मैथमेटिक्स एंड मतलब फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग था। MCA उस टाइम पे इतना नीचे था, आज तो बहुत ऊपर चला गया खैर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कहते हैं सर शायद, जो मैन्युफैक्चरिंग आप जिसको कह रहे हैं उसको इंडस्ट्रियल हाँ प्रोडक्शन हाँ कहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टाइम में मैन्युफैक्चरिंग बोलते थे। और फिर तो ये बायोटेक हो गया, अच्छा, बायोटेक और भी वो पुरानी 5 ईयर का ही कोर्स था। ओके, 4 5 ईयर ईयर का का नहीं था, था, अब 5 4 ईयर। ईयर का भी आ गया। हाँ 4 ईयर का भी आ गया। बाकी टेक्सटाइल था, सिविल था। टेक्सटाइल था और सिविल था। सिविल ये सब तो पुरानी ब्रांच है ही। नाइस। बिल्कुल। तो सर आपने आईआईटी में फिर क्या किया? हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कैसे लाइफ बीती आईआईटी की? यार IIT में तो मैं बोलूँगा मैंने लिटरली 4 साल ना एकेडमिकली तो बिल्कुल ही वेस्ट कर दिए, कुछ भी नहीं पढ़ाई की। अच्छा, वहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि माय बैकग्राउंड वाज दिस लोअर मिडिल क्लास, तो वहाँ पे एक MCM करके मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, होती है। यस। हाँ हाँ, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है ना कि आपका 6 CGPA 6 था या 6.5 था, कुछ ऐसे था। हमारे टाइम पर उससे 6 था। ऊपर, हाँ जी। हाँ तो वो 6 ही होगा, 6 ही था। 6 से ऊपर रखनी पड़ती है आपको CGPA। तो वो ऑफ कोर्स मैं अवेल करा था, तो मैं बस यही श्योर करता था कि वो 6 से ऊपर रहे, उससे नीचे ना जाए, वरना फीस भरनी पड़ जाएगी। फीस उसमें टोटली माफ होती है। तो मैकेनिकल में तो लिटरली कोई पढ़ाई नहीं की। और बाकी हमारा जैसे फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, जैसे बर्बाद ग्रुप बोल सकते हो, क्लोज ग्रुप था 4-5 लोगों का। तो मतलब एक तो ये होता है ना कि बहुत सारे लोग जाके वहाँ के हॉस्टल की पॉलिटिक्स या इस तरह की पॉलिटिक्स में, इंस्टीट्यूट की पॉलिटिक्स में बहुत हिस्सा लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ था नहीं, हमारा एक ब्लॉक था बस, वो उन पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर, बट आपस में हम जबरदस्त एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते थे, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम मूवी देखते थे। और दूसरा चीज ये है कि एक पैकमैन करके बड़ा ही गंदा सा गेम था उस टाइम पैकमैन, पे। वो जो वो यूं हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद इंडिया, मतलब इंडिया में क्या वर्ल्ड में शायद हम लोगों ने सबसे ज्यादा खेला होगा उसमें, इतने नंबर ऑफ आवर्स वेस्ट किए। तो मतलब जैसे अब तो सोचने लगता है पता नहीं क्या अच्छा लगता था उसमें। आई सी सर, आज इट जैसे वाज आप सो पैकमैन बोरिंग। खेलते हैं तो आज के ज़माने में CSGO खेलते हैं, या अच्छा अच्छा काउंटर स्ट्राइक कहते हैं उसको। तो वो बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा आईआईटी दिल्ली में क्या करते हैं, लैन लगा लेते हैं लैपटॉप में, और उसके हम्म बाद वो तो पूरा टूर्नामेंट भी कर लेते हैं लैन लगा के। हम्म। तो आपकी आपकी सर मेंटेन रही फिर थ्रू आउट 6? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो आप मैं जब पास आउट हुआ तो 7 से थोड़ा सा ही कम था, 6.75 कुछ ऐसा होगा 6 उसके पॉइंटर आसपास। सर, 6 पॉइंटर आप भी थे, मैं भी, मेरी 6.3 थी CGPA। और मेरे सर मैं अभी ना हाल में एक एलुमनाई मीट पे गया था, तो एक अच्छा ग्रुप था, उसमें था लिखा था 5 पॉइंटर्स, 5 पॉइंट समवन था उसका नाम। तो उस अच्छा पर ना मैंने कहा मुझे भी ऐड करो, कहते आपकी CGPA कितनी थी? मैंने कहा मेरी 6.3 थी। कहते आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। फिर कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरी डिग्री ना 5 साल में हुई है। कहते अच्छा फिर आ जाओ। हाँ अच्छा फिर अच्छा उन्होंने सर मतलब इस वजह से एलिजिबल किया कि मैं लेट ग्रेजुएट हुआ। फिर मैं मिलने अच्छा गया अच्छा। सर, वो लोग भी मतलब वहाँ जाके मैंने देखा कि वो सब लोग इकट्ठे हुए, तो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, अपने करियर में बड़ी बड़ी कंपनियों के उनमें तो एक बंदे थे जिनको, जो अर्नस्ट एंड यंग के डायरेक्टर थे। EY तो अच्छा बहुत अच्छा बड़ी कंपनी है EY। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे जब बात करी, यही समझ आया कि यार आईआईटी पहुंच गए हम। उसके बाद हमने देखा कि यार एकेडमिक्स और CGPA से बड़ी एक लाइफ है। हमने उसको CGPA और एकेडमिक्स को पीछे छोड़ के अलग लाइफ जीने का सोचा और अपनी ज़िंदगी जी। तो ये मुझे उससे लेसन मिला सर, बड़ा अच्छा। सही बात है। तो सर आप जेई के टीचर कब बने? मतलब किस दिन आपने सोचा अब मैं टीचिंग करूँगा? यार टीचिंग का तो फ्रैंकली जब IIT में पढ़े तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि छोटे शहर का पर्सन बंदा, दूसरा हाईली इंट्रोवर्ट, और स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। तो टीचर तो कहीं से आता ही नहीं ना पिक्चर में, कि आपको स्टेज पे खड़े होकर बोलना है, वो तो हो ही नहीं सकता था। हाँ जी। बट क्या हुआ कि 2001 में वैसे मेरी 2 सॉफ्टवेयर टाइप जॉब लगी थी, कुछ स्टार्टअप जैसे थे। हाँ जी। तो वो जो बबल बस्ट हुआ था 2001 में, तो उन्होंने 3-3 4-4 महीने डिले कर दिया जो ज्वाइनिंग था। हाँ जी। तो मेरे को लगा कि जैसे बोला मैंने बार बार कि मिडिल क्लास से था, तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि कुछ तो पैसे कमा ही लेते हैं। और सबसे आसान चीज़ क्या है कि जो ऑन द फ्लाई आप कमाना स्टार्ट कर दो, दैट वाज मेरे को लगा कि जेई है, क्योंकि खुद प्रिपरेशन किया है, 10-15 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ाने और लायक, फिटजी शायद भी पैसे पीछे से वहाँ मिल जाएंगे। कालूसराय में ही है सर, वो हिमाद्री हाँ हॉस्टल गेट बिल्कुल से बिल्कुल। निकल के, है ना? फिटजी में भी बेसिकली जब फर्स्ट ईयर में था,
तो फिर जी वाले कॉपी वॉपी चेक कराते थे, तो वहाँ पे कुछ 10-20 हज़ार रुपये कमाए थे अपना म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए। तो वो एक कनेक्शन भी था, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि आके टेस्ट दे दो, एंट्रेंस टेस्ट। तो एक आध दिन पढ़ के वो एंट्रेंस टेस्ट दे दिया मैंने अगले दिन। तो उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए, मतलब इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे जितने भी लोग दे रहे थे ना वहाँ पे। उसमें आपने टॉप किया हूँ। हाँ, मतलब जितने भी 25-30 लोग दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने फिर बोला कि आप ज्वाइन कर लो कल से, और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। तो मैंने बोला कि फिजिक्स और मैथ्स में कोई भी दे सकते हो आप। तो उस टाइम पर अगर वो फिजिक्स देते तो आप फिजिक्स एजुकेटर होते। बिल्कुल, एंड दैट वुड हैव बीन बेटर आई थिंक। क्योंकि हाँ जी। मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी, मेरी जेई में फिजिक्स ही सबसे अच्छी थी। I see। फिजिक्स मतलब इस लेवल का था कि जैसे 100 का पेपर होता था ना, तो यूजली मेरे फिजिक्स में 85, 90, 95 इस रेंज में रहते थे, वो टफ पेपर होने के बाद भी। केमिस्ट्री लुटिया डुबो देता था बिल्कुल, वो 50, सर मेरा भी 55 बहुत और नीचे। सिमिलर है, पता है आपको। मैं जेई की फील्ड में कैसे गया कि मैं साउथ दिल्ली में आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था। तो मेरे को सर, मैं भी मिडिल क्लास से था, तो मेरे को था कि यार थोड़ा अपना खर्चा चलाने का क्या करा जाए। तो मैंने ना सर ऑनलाइन ना देखा कि ऑनलाइन ट्यूशन्स मांगते हैं लोग। ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन वो ट्यूशन की लीड्स मिल जाती। मैंने उनको कॉल किया हाँ, और मैं ना साउथ दिल्ली में होम ट्यूशन पढ़ाने लग गया। और अच्छा, उससे मेरी ना मतलब एक पॉकेट मनी आ जाती थी कि मेरे को घर से नहीं लेने पड़ रहे पैसे। तो सही बात। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, और वहाँ से सर मैं भी टीचिंग करने लग गया। फिर मैं फिज़िक्स और मैथ्स मैं तो दोनों पढ़ाता था, पर फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएशन का टाइम पर ना, एक मेरे पे था कि यार मैं या तो कैट के लिए जाऊँगा या मैं मतलब देखता हूँ। मैंने सर अन अकेडमी को मैंने बोला फिज़िक्स और मैथ्स कुछ भी पढ़ा लूँगा। तो उन्होंने कहा मैथ्स एजुकेटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैं भी अच्छा, मैथ्स पढ़ाने लग गया। अरे वाह। तो ग्रेट। बहुत बहुत सिमिलर है सर। हाँ। हाँ जी सर, आप आगे बताइए। तो फिर अच्छा, फिट जी में आपका हो गया, मैथ्स एजुकेटर बन गया आप। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अच्छा, आईआईटी से निकलते समय ये बात श्योर थी कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, इंडिया से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। आपके टाइम पर तो और बहुत ज़्यादा ट्रेंड होगा ना, भयंकर ट्रेंड होगा हाँ, अमेरिका बिल्कुल, का। बिल्कुल। इनफैक्ट आईआईटी में जब हम घुस रहे थे, उस टाइम पे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि यस, 4 इट साल इज़ अ यहाँ पढ़ेंगे और पासपोर्ट यूएस टू अमेरिका। जाएँगे। बिल्कुल, यस। पासपोर्ट टू अमेरिका के 4 साल बाद यूएस ही पहुँचेंगे, यही चार्म था मतलब। बट जब ड्यूरिंग आईआईटी थर्ड ईयर के अराउंड हमारे एक प्रोफेसर थे, ओआर में थे वो यूएस से रिटर्न करके आए, और उनका नाम है संदीप जुनेजा। ओके। ठीक है, अब जैसे स्टोरीज चलती हैं उस तरह की स्टोरी कुछ ऐसी चल रही थी कि उनके साथ शायद कुछ, मतलब ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, और ओआर में तो अच्छा खासा बंदा होता ही है वैसे भी, तो जिसको हम आइडियल की तरह बोलते हैं, तो मेरे वो काइंड ऑफ आइडियल थे। ओआर का मतलब ऑपरेशंस रिसर्च होता है, ऑपरेशन एक रिसर्च, हाँ, बिजनेस की या मिलिट्री की या फिर इंडस्ट्री की एक टर्म है ऑपरेशन रिसर्च। एनीवे। तो मतलब लोग बोलते थे कि वो इसलिए छोड़ के इंडिया आए हैं क्योंकि उनको कुछ रेसिडेंस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस वो वाला जो पॉइंट था, वो काइंड ऑफ स्विचिंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने मतलब चाहे वो झूठ रहा, वो बात वो झूठ रही हो, बट मेरे को ये पता था कि यार इसलिए तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा है ना। और जैसे साथ के लोग समझाते थे, बाकी लोग, मेरे तो 2 फ्रेंड बाहर ही हैं जो हमारे क्लोज 4 लोग थे उनमें से, तो बोलते थे कि यार इंडिया में भी तो लड़ाई वड़ाई हो सकती है, कोई भी गाली दे सकता है। मैंने कहा इंडियन की गाली खा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट गौरव से कुछ नहीं, उसने अगर कुछ पॉइंट आउट भी कर दिया तो वो सहन नहीं होगा। तो ये तो श्योर था कि इंडिया में ही रहना है, पक्की बात है। बट जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो विद इन 7 days दे गेव मी अ बैच, और यूजली 2 महीने की ट्रेनिंग बोलते हैं, 6 महीने का प्रोबेशन बोलते हैं, उसके बाद बैच देते हैं। बट उन्होंने मेरे को 7वें दिन में बैच दे दिया, और बैच में मतलब ऑन बोर्डिंग मेरी ठीक हुई, क्योंकि जो वहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि जो टॉप लीग में जो टीचर्स थे उनके बराबर फीडबैक आ रहा था पहले ही महीने में ना। और बच्चों में उस एज में होता ही, ऑफ कोर्स बच्चे आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, और आप भी पूरा टाइम दे रहे हो बच्चों के साथ, तो दैट वाज वेरी गुड। और फिर कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी थी कि उस बंदे का पैकेज इतने का लगा, वो इसका इतना लगा, तो एवरीथिंग वाज मतलब जैसे बोलते हैं ग्रेट। एक तो बच्चों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था, और ऑफ कोर्स आपको अच्छे बैच दिए जा रहे थे, इतनी जल्दी दिए जा रहे थे कि आप मतलब लगभग 2-3 महीने में ही आई वाज इन द वन ऑफ द टॉप लीग ऑफ द टीचर्स जिसे बोलते हैं ना, वहाँ पे साउथ दिल्ली में। तो मतलब वो सक्सेस मिल गया, बच्चों के साथ अच्छा कनेक्ट। फिर तीसरा, इंडिया से बाहर नहीं जाना, और पे पैकेजेस वर मच बेटर देन जो मेरे साथ के लोग सॉफ्टवेयर में कमा रहे थे। तो मेरे को लगा फिर तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर ऐसे रहा, मतलब इट वाज नॉट वेल थॉट ऑफ, इट वाज जस्ट एक्सीडेंटल। डेस्टिनी। हाँ, कि 2-3 महीने के लिए मैं आया था, और वो फिर
वहीं से कंटिन्यू हो गया। उसके बाद कभी मैंने सोचा भी नहीं बाहर जाने का, मतलब मतलब आप इस फील्ड से बाहर जाने का, दिल्ली से बाहर जाने का? हाँ जी, इस फील्ड से बाहर आई एम जाने सॉरी, हाँ ओके ओके, जेई से बाहर जाने का, ठीक है। का। तो मेरे को ये समझ आया सर कि 20-22 साल के एक टीचर आए हैं, यंग आईआईटीएन, ये हमारे को पढ़ाएंगे फिट जी में, तो बच्चे आपके दीवाने हो गए और आपका पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा था, तो उनको भाई फीडबैक बहुत तगड़ा आपका आने लग गया, तो आपका प्रमोशन बहुत तेज़ी से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन सी कोचिंग में पढ़ाया सर आपने? मतलब स्टार्टिंग तो मैंने फिटजी से किया था, फिर फिटजी ने अगले साल कोटा में सेंटर खोला, और तो दे सेंट मी टू कोटा। आई सी। तो 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद बंसल में पढ़ाया, फिर एक श्री चैतन्य है, मतलब अब तो खैर सभी जानते हैं श्री चैतन्य है, वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने अपना ही इंस्टीट्यूट चलाया। तो श्री चैतन्य कौन से उसमें शहर में? कोटा में, सब कोटा में। ओके, तो सर 2002 से लेके 2013 तक आई वॉज इन कोटा। ओके, तो सर बंसल सर से आपने बंसल सर के साथ काम किया कभी? वो तो सर लेजेंड माने जाते हैं जेई फील्ड के। हाँ बिल्कुल, बंसल सर के साथ ही काम किया मैंने। ओके, तो उस टाइम पर कैसा था बंसल, कैसा काम रहता था वहाँ पर? मतलब वर्कलोड तो काफ़ी ज़्यादा था, और जैसे फिटजी में जब मैंने बोला ना कि मेरे को काफ़ी अच्छे बैच दिए गए, प्लस जब वो कोटा भेज रहे हैं, बिकॉज कोटा वाज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट सेंटर इंडिया के अंदर उनके लिए, फिटजी वालों के लिए, तो उन्होंने जब मेरे पे ट्रस्ट किया, तो ऑफकोर्स जो सब्जेक्ट है वो तो हमने काफ़ी अच्छा कर लिया। और फिट जी जब में सर आप डीके गोयल सर के साथ काम करते थे क्या, या उस टाइम पर हाँ वो दूर हाँ थे? नहीं नहीं नहीं, डीके गोयल सर, मतलब डीके गोयल सर तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, बट उनके साथ जैसे बातचीत वगैरह रहती थी, बातचीत रहते। तो हाँ वो एकेडमिक्स में नहीं थे ऐसे। और उस टाइम पर कितने सेंटर थे फिट जी के जब आपने ज्वाइन किया? ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मोस्ट प्रोबब्ली 30 to 35 अच्छा, तब भी 30 सेंटर थे। हाँ, क्योंकि उसी साल उन्होंने फ्रेंचाइजी दी थी 2001 में ही। आई सी। और मेजर सेंटर सर ये कालू सराय तो था ही, पंजाबी बाग भी मेजर था उस टाइम। हाँ बिल्कुल, पंजाबी अभी भी मुझे लगता है ये दो सबसे मेजर सेंटर है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आई सी। आप ये जयपुर कैसे पहुंच गए? इसमें जैसे कोटा में मैंने 2013 तक पढ़ाया, फिर 13 से 14 में मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, और फिर 14 से आई जॉइंड रेजोनेंस इन जयपुर। रेजोनेंस इन जयपुर, ओके। हाँ, तब से जयपुर में पिछले 10 सालों से। आई सी। तो फिर वहीं आप बस गए और फिर वहीं पे आपने अपना कंपटीशन एंड ऑल वहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने जैसे आप यूट्यूब पर आए थे, ठीक है, आप मेरे ख्याल में सबसे पहले एजुकेटर या वन ऑफ द इनिशियल एजुकेटर्स होंगे जिन्होंने जेई का सिलेबस, सर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है जेई का? बिल्कुल बिल्कुल। जेई मैथ पूरी पढ़ा रखी है आपने? हाँ हाँ ओ भाई, तो आपने जेई का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले मेरे ख्याल सबसे पहले एडवांस लेवल पर तो सबसे पहले एजुकेटर आप ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जेई मैथ्स में तो हाँ, आपके टाइम पर सर यूट्यूब नाम की चीज़ भी नहीं होगी। आपने कौन सा साल में किया था? वो 2013 से 14 में मैंने बताया ना कि 1 साल का मैंने ब्रेक लिया, वो इसी पर्पस के लिए ब्रेक लिया था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था कोटा में तो लगभग 2003, 4, 5 के आसपास आई स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग के जैसे मेरे को आईआईटी जेई का नाम मैंने बहुत ही लेट सुना, और तो इन्फॉर्मेशन का अभाव था, क्वालिटी टीचिंग का अभाव था, और जैसे मेरे साथ के भी जो मेरे फ्रेंड थे उसमें भी काफ़ी लोग टैलेंटेड थे, बट वो मतलब मेरे पापा ने कैसे ना कैसे करके मेरी फीस पे कर दी कोचिंग की, तो मैं तो कर पाया बट वो लोग नहीं कर पाए। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि ऐसे बच्चों के लिए डेफिनेटली कुछ करना है। तो कोटा में भी जब मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता था 2007 से लेके 13 तक, तो मैं बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाता था, बट उसमें क्या है कि एक लिमिटेशन आ जाता है कि आप फ्री कितने लोगों को पढ़ा सकते हो, 100, 200, 500 ज़्यादा से ज़्यादा। तब आप सर कितने लोगों को फ्री पढ़ा रहे थे? मतलब पेड भी थे, बट उसमें लगभग ईयर बाय ईयर वैरी करता रहता था। जैसे किसी बच्चे ने कहीं कोचिंग में फ़ी जमा कर दी, अब उसको पढ़ना है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे फीस नहीं ले सकते, तो ऐसे करके 50 से 200 के बीच में बच्चे मेरे पास फ्री पढ़ते थे उन सालों में। किसी साल 50 हो गया, किसी 60, ऐसे। मतलब क्योंकि एवरेज मैंने 100 इसमें लोग कह फिक्स्ड, सकते हैं कि आपसे हर साल फ्री पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो फ़ायदा उठाते थे गलत ओहो। मतलब एक बच्चे को मैंने ऐसे ही, मतलब एक ऐसी इंसिडेंट है कि एक बच्चे को मैंने ऐसे ही फ्री पढ़ाया, उसने बोला कि मेरे घर में बहुत बुरी हालत है, ये है। मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ लो। सबको मतलब एक फैल भी जाती है ना कि सर को थोड़ा सा सेंटी करो तो फीस छोड़ देंगे पूरा। बाद में आके मेरे को पता लगा कि एट दैट टाइम 2008-9 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर से 25,000 आता था पर मंथ का खर्चा, मतलब ही वॉज वेरी रिच 25,000 तो आज भी किसी के घर पे आता होगा मेरे ख्याल कोटा वही तो में। मैं, ही वॉज वेरी हाँ रिच। जी। बट ठीक है, मैंने इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ने दिया अपनी साइकी पे, वरना क्या होगा कि जो नीडी बच्चा है उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो मैंने
ब्रश ऑफ कर दिया ये वाली चीज तो ना, आपने कि नीडी ऐसा तो हो बच्चे गया के होगा। लिए 2013 में आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे आप अगर टॉप लीग में पढ़ा रहे हो किसी भी जगह पे, आप तो तो टॉप आपको, बैच में पढ़ाते होगे सर सारे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या सर, मतलब आप थोड़ा बता सकते हो टॉप बैचेस की जर्नी वहाँ पे कैसा था, पढ़ाना बच्चे कैसे होते थे? मतलब जैसे स्पेशली तो जैसे बंसल का सबसे ज़्यादा नाम था, तो वहाँ पे क्रीम तो वहीं पे आती थी उस टाइम पे, उस एरा में। तो जैसे थर्टीन का पहला बैच मिला, तो उस बैच में क्या है कि बच्चे बंसल क्लासेस से ही पढ़े हुए 11 12 में फुल जिसे बोलते हैं पके पकाए बच्चे, और उनको ये भी पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं फंसाने वाले क्वेश्चन। तो पहली क्लास में तो टेस्ट करते हैं कि ठीक है, वो टीचर के जानबूझ के, मजे हाँ लेते हैं, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, कि ये कैसे हो गया सर, बिल्कुल भोले बन के ना, कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे जैसे आज अब के बच्चे वो स्कूल की टीचर से करते हाँ बिल्कुल। हैं। हाँ जी। तो वो आंसर जब आपने दे दिया, तो फिर वो आपको फेमस भी वही बच्चे करते हैं, फिर वो इतना नाम फैला देते हैं चारों तरफ। कोटा में उस टाइम तो बहुत छोटा था, तो मतलब इस तरह का बैच था कि जिस बैच में से मान लिया टॉप 100 के अंदर 8 8 10 10 रैंक निकल रही है एक ही बैच आई से। सी। तो उसमें आपको भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है ऐसे बैच में पढ़ाने से, क्योंकि बच्चा आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है डेप्थ वाइज भी, एंड फिर जो बिल्कुल लास्ट बैच था वो भी मेरे पास था। तो वहाँ से आप टीचिंग सीखते हो कि कैसे बिल्कुल आराम आराम से सिखाना बच्चे को, पढ़ाना बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस स्पेशली बंसल में। तो जब आप इस तरह के बैचेस पढ़ा रहे हो, तो आपको 4 5 बैचेस तो डेली आ ही जाएगा आपके पास। आपने टॉप बैचेस भी पढ़ाए हैं सारे बिल्कुल जो रिजल्ट बिल्कुल। वाले, और आपने लोएस्ट बैचेस भी पढ़ाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और टॉप बैच का मतलब टॉप बैच में पढ़ाने का सर तरीका होता है ना, बहुत फास्ट पढ़ाना है और बिल्कुल वो सब, और लोअर बैच में मतलब थोड़ा बताओगे आपके कैसे फ़र्क रहता है? मतलब टॉप बैचेस में तो ऑफ कोर्स ये है कि मैक्सिमम बच्चे काफ़ी पढ़े हुए हैं, मतलब उनको थ्योरी भी सब कुछ आती है। 13 के बैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस ही कराने हैं, या फिर जब एज ए टीचर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आपको ये पता है कि बच्चों के पास ये हर चैप्टर में 5 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेरे को पता है कि बच्चे के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होगा। तो जब आप उसको तोड़ देते हो ना, वो ही करा के, जब उसे लगता है कि ये तो मैं सही कर रहा हूँ, जब उसको आप बताते हो कि गलत किया तूने ये, और इस रीज़न से गलत किया है, तो फिर वो बच्चे की रियल लर्निंग होती है। और जो लोअर ऑर्डर वाले बैचेस होते हैं उसमें यूजली, मतलब उस टाइम का लोअर ऑर्डर का जो बैच था वो भी अच्छा खासा बैच था, मतलब वहाँ से भी सिलेक्शन होते थे, क्योंकि बंसल सर भी काफ़ी लिमिटेड बच्चे लेते थे उस टाइम पे। तो वो भी ठीक ठाक बैच था, बस उसमें थ्योरी हमें डिटेल में ज़्यादा करानी पड़ती है, और प्रैक्टिस मतलब जो जैसे बोलते हैं अल्ट्रा टफ क्वेश्चन वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा टफ क्वेश्चन को सॉल्व कराने में काफ़ी टाइम भी इन्वेस्ट होता है, तो वो टाइम बचा के थ्योरी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है समझाने में। समझ रहा हूँ सर। मतलब यही जो है कि आजकल ना मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि जो मतलब ऑनलाइन स्फीयर में बच्चे आजकल सर सिर्फ व्लॉग देखते रहते हैं यूट्यूब पर, और आईआईटी से नीचे बात नहीं करते कि मुझे आईआईटी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब बेकार है। कोई अगर एनआईटीएन हो भी तो उसको भी वो कुछ नहीं समझते। और लेकिन वही बच्चे सर जो है लेक्चर कह लो या कुछ भी कह लो, वो इतने स्लो लेक्चर्स आजकल मार्केट में चलते हैं, इतने स्लो लेक्चर जिनसे आपका कभी मैं नहीं मान सकता हो सकता किसी का। बिल्कुल। और क्वेश्चंस भी ना बहुत हल्के फुल्के करना चाहते हैं बच्चे। और सर ऐसे कभी किसी का कैसे सिलेक्शन हो सकता है? मतलब आपका आपका कुछ है सर इस पर स्टैंड पॉइंट, आप कहना चाहोगे कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें क्या है कि मैं चाहे कितनी भी तैयारी करूं, सिलेक्शन तो मेरा जब ही होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन का टफनेस लेवल है वो तो बाहर के फैक्टर से डिसाइड होता है ना, कि बाकी दूसरे बच्चे कितने करें। अगर मान लिया पहले 20,000 बच्चे जम के मेहनत करें और उन्होंने एक सर्टेन लेवल तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, थ्योरी कर रखी है, तो मैं चाहे उससे कम करके मैं सेलेक्ट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहली 20,000 सीट तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी यस। होंगी। तो इवन इफ आई डोंट वांट, मेरे को वो वाली जो बार है वो तो क्रॉस करने के लिए अपने आप को उठाना ही पड़ेगा। यस। और मतलब वो बार अपने आप नीचे नहीं आ जाएगी मेरी इच्छा के हिसाब से, वो तो वहीं रहेगी। और साल दर साल, मतलब दिस इज सैड ऑल्सो, वो बार ऊपर ही होती चले जा रही है, क्योंकि थ्योरी तो वाला पार्ट तो चलो आपका फिक्स्ड है, बट क्वेश्चन तो जैसे इस साल जो एडवांस का पेपर आएगा उसमें डेफिनेटली 2 3 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आएंगी ना, जो आज से पहले नहीं आई, यस। वो उससे अगले साल के आपके थ्योरी में ऐड हो जाएगी। यस। अब ऐसे पिछले 20 साल से जो ऐड हुआ होगा, जैसे मैं अपनी ही बता रहा था ना कि मैं तो कितना 6 7 घंटे पढ़ता हूँ, और कभी एग्जाम पास में आए तो 10 घंटे पढ़ लिए।
बट आज वो पॉसिबल नहीं है, उतने से करना पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हो, क्योंकि थ्योरी भले ही उतना हो बट ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट ऐड हो गया है उससे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। अब 24 घंटे से ज़्यादा एक दिन में हो नहीं सकते, तो अब आज की डेट में मेरे ख्याल से प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि आप अगर आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो या 10 आवर्स पढ़ रहे हो, उस 10 या 12 आवर्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। अब उसके लिए ऑफ कोर्स आपका जिसे बोलते हैं ना कि अटेंशन स्पैन अच्छा होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर देना है तो 3 घंटे तो इजी केक होने चाहिए आपके, 3 घंटे तक तो पलक ही नहीं झपकनी चाहिए। बट यहाँ पे रील देख देख के ना लोग बर्बाद हो गए ना, 10 मिनट से ऊपर उनका अटेंशन स्पैन ही नहीं है, तो उससे सिलेक्शन थोड़ा हो जाएगा। मतलब तैयारी करने का मतलब ये थोड़ा कि हम तैयारी कर रहे हैं, बस कहने के लिए कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं उससे। मतलब यू हैव टू इनकलकेट सर्टेन थिंग्स सेलेक्ट होने के लिए, जिसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मतलब नाम के एस्पिरेंट्स हैं सर। बिल्कुल कहने के लिए तैयार। और मेरे को ऐसा लगता है कि चलिए इसको अगर हम IIT JEE या NIT के सिलेक्शन में ना भी तोलें तो भी ये वाला टाइम ऐसा है जो सब फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चे के, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एनालिटिकल स्किल्स पे जो काम होता है वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा। भले आप IIT में मत जाओ, है ना, आप तो कोई दुकान ही खोलो, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। तो जो बच्चा यहाँ से विदाउट मेहनत किए हुए निकल गया ना, वो क्या होगा कि फिर लाइफ लॉन्ग उसको एक तो उसका हमेशा कॉन्फिडेंस ब्रोकन रहेगा, उसे अपने ऊपर कभी यकीन नहीं आएगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और एक दूसरा ये एबिलिटी होगी नहीं तो वो हमेशा 420 करने की कोशिश करेगा, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा, दूसरों पे ब्लेम डालने की कोशिश करेगा कि ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसने मेरा ऐसा कर दिया। तो इसीलिए मतलब जैसे मैं इनिशियली मैं बोलूँ, अगर मैं अपना पर्सनल टीचिंग का वो बोलूँ, शुरू में आई वॉज वेरी पॉपुलर, है ना, और जैसे बच्चे जो बोल रहे हैं उन्हीं के साथ हाँ में हाँ रखना, उनको नाराज़ नहीं करना। बट 2007 मतलब 8-9 के अराउंड एक बच्चा आया मेरे पास, उसने बोला कि सर आपने बहुत सही सही बातें बताई थी बट मैंने फॉलो नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने फिर भी मेरे को बुक एक गिफ्ट किया, बोलते कि आपने तो सब कुछ सही बताया था तो बट मैंने ही पालन नहीं किया, है ना। तो वो लेसन लेके गया घर। हाँ, मतलब वो तो लेसन लेके गया बट उससे मेरा परसेप्शन एकदम चेंज हो गया। मुझे लगा कि उससे पहले जो मेरी इमेज थी ना कि सॉफ्ट हैं, बच्चों के साथ घुल मिल के रहना, डांटना नहीं, मेरे को लगता है कि यार उससे पॉपुलर तो हुआ जा सकता है बट उससे इफेक्टिव नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बच्चा तो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है अपनी एज के। तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चालू कर दिया और फिर मैंने ब्लंट बोलना चालू कर दिया। जो सही बात है वो मैं बिल्कुल ब्लंट बोलता हूँ, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए। तो ऑफ कोर्स मैं वो नहीं बोलता जो बच्चे सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे को लगता है उसके फायदे का है, चाहे वो उसे पसंद आए या ना। सर टीचर का यही काम होना चाहिए ना कि बच्चे को पुश करके ज़बरदस्ती सही सही दिशा में लेके जाए। एग्जैक्टली ये थोड़ी कि उसकी जो कमियां हैं उसी को और उसी पे आगे उसकी कमियां हैं उसको ऐसे ही रहने दी जाए और उसको मतलब बढ़ाया ही ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अगर फॉल्स कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं तो अभी तो हो सकता है कि वो हैप्पी रहे 1-2 साल, बट वो 5-10 साल बाद जरूर रियलाइज करेगा कि उसने क्या लूज किया था, और उस टाइम पे सिचुएशन लगभग ऐसी हो जाएगी कि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा फिर मेहनत करके भी ना। तो इसलिए अभी तो मैं इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान देता हूँ कि बच्चा चाहे कुछ भी बोले, आप तो उसको वही बोलो जो उसकी भलाई के लिए। यस राइट सर, मतलब मेरा भी यही मानना है। जैसे जो जेई के अंदर पर्टिकुलरली मैं बताऊँ, मेरा तो क्रैक हो गया जेई, और लेकिन मैं जब पढ़ रहा था मैंने सर एक चीज़ देखी जो आज बिल्कुल नहीं करते लोग, कि मैं कोचिंग जाता रहा सर, मैं ना पंजाबी बाग में कोचिंग जाता रहा, एक मशहूर कोचिंग थी पर उसके लोएस्ट बैच में था मैं। तो वहाँ पर सर लोग देखते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते टीचर्स, और कंटेंट भी बहुत लो लेवल का पढ़ाया जाता है जो कि एक्चुअल में आपको बोर्ड में ही हेल्प कर सकता है, मेंस में भी नहीं, इतना लो लेवल था। तो मैंने ना एक बार नोट किया, मैं कहा यार अगर मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ तो जो सो कॉल्ड कंप्लीट हो गए चैप्टर्स उनके क्वेश्चंस करके देखता हूँ ना, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर खोल के देखे तो डर लग गया कि ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन है। एंड मैं बहुत टाइम डर में रहा और स्कूल भी जाता रहा खैर में, पर एक दिन मैंने कहा भाई देखो अगर IIT के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ना मैं, तो कुछ भी करना व्यर्थ है। सही बात। और मैं मतलब प्रिपरेशन में जेई एस्पिरेंट नहीं हूँ मैं, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा तो मैं जेई एस्पिरेंट नहीं हूँ। और मैंने सर फिर क्या हुआ, एक बंदा उसने ना मतलब वो बंदा उतना ब्राइट नहीं था उस टाइम पर, मेहनत भी नहीं करता था, एक्सपोजर भी नहीं था, आज वो मेरे साथ काम भी करता है वही सेम बंदा। उसने मुझे ना कहा कि यार तू ना बहुत मेहनती बंदा है, तू ना सेंगेज कर, और उसने मुझे वो किताब दी, उसकी ही किताब थी वो, मैं घर ले गया, मैंने एक हफ्ता देखी नहीं, वापस दे दी उसको, बस लास्ट में ना कोचिंग में वापस देते हुए देख ली।
और फिर मैंने कहा यार ये किताब शायद यही ले लेता हूँ मैंने अमेज़ोन से पूरा सेट ऑर्डर कर लिया और मैंने देखा, मैंने वो किताबें कर दी। वो किताबें करके मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि वो किताबें ना मतलब मैं सर बहुत मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं करता कभी, पर मैं खुद मेरा फ़ायदा हुआ सेंगेज से, तो इसलिए मैंने बताया कि वो एक ऐसी किताब थी जिसकी वजह से मुझे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे सोल्यूशन वही मिल गए और मैंने सर वो पूरी कर दी और यही हो गया मेरा। मुझे पक्का पता था भाई मेरा होगा, मतलब बुरे से बुरा जाएगा क्या, मेरी 3-4 हज़ार रैंक आ जाएगी, उस पर भी IIT दिल्ली में हो जाएगा मेरा। तो सही बात। तो ऐसे मैंने सर अपने आप को बहुत टफ टेस्टिंग से भी, रियलिटी चेक से भी, उन सबसे खुद ही गाइड किया। और मैं भी सर यही मानता हूँ कि मेरे एस्पिरेंट को, मेरा स्टूडेंट जो भी है वो भी यार अपने आप को पुश करे, हंसी मजाक ना करे, नाम की प्रेप ना करे। बिल्कुल सही। आजकल बेसिकली कोचिंग्स में मैं बताता हूँ कि यूजली बड़ी बड़ी कोचिंग में दिक्कत क्या होती है, जो लोअर ऑर्डर के बैचेस होते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे नॉन सीरियस होते हैं। कुछ कुछ अच्छा बच्चा फंस जाता है जो बेचारा पढ़ना चाहता है। अब उसमें क्या होता है कि उनका फीडबैक होता है, कोचिंग वाले फीडबैक लेते हैं। कोचिंग वाले तो ये बोलते हैं कुछ भी करो, नाचो गाओ, कुछ भी करो, बस फीडबैक अच्छी आनी चाहिए। तो टीचर भी मजबूरन उन्हें वो करना पड़ता है कि फीडबैक अच्छी आए, मतलब उसमें फिर रिजल्ट पढ़ाना वढ़ाना सब साइड में हो गया। ये एक मेजर प्रॉब्लम है सभी और कोचिंग। फीडबैक देने वाला है कौन? बच्चा जिसको कुछ नहीं पता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ इसीलिए तो मतलब सर अगर मतलब मैंने भी ऐसा देखा है कि कोई ऑनलाइन अगर टीचर मुश्किल पढ़ाने लग जाता है ना, लोग कहते हैं बेकार टीचर है क्योंकि ये ना इसका समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा टीचर जो भी होगा ना भाई, वो तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें ज़बरदस्ती करेगा, उसको कोई गर्ज नहीं है कि तुम सुनो ना सुनो, तुम्हारे को सुनना ज़बरदस्ती चाहिए भाई, अपने फोकस का लेवल बढ़ा के। और बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाता है, कोई भी अच्छा टीचर होगा वो फास्ट पढ़ाएगा। अगर मैं अपने भाई को किसी से पढ़ाऊँगा फास्ट टीचर से, तो फास्ट टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आपको ट्रेन भी कर रहा है और वही सिलेबस ख़त्म करेगा, उस ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं ये बहुत रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ। आपने 2013 में यूट्यूब शुरू किया, मैं कंटेंट क्रिएशन ना 2016 से ही कर रहा था मैं, पर यूट्यूब पे मैं 2018 में आया। और मैं जब वहाँ पर, या फेसबुक हुआ करता था मेरे टाइम पर बहुत पॉपुलर, आज फेसबुक बच्चों में कम पॉपुलर है, इंस्टाग्राम पॉपुलर है। तो मैं फेसबुक पर भी मीम्स वगैरह बनाया करता था और बच्चों को ना मतलब मैं बहुत एंगेज रखता था और बहुत गाइड करता था मीम्स के ज़रिए भी, या अदरवाइज़ पोस्ट लिख के भी फेसबुक पर। और लोग मुझे सोचते थे कि क्या बंदा है, मेरे बैच के लोग, कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या भाई, ये तो खाली लोग करते हैं काम कि यूट्यूब पे वीडियो बना दी, ये बना दी। तो बहुत ही उसको लेकर एक स्टिग्मा था, बहुत ही भयंकर स्टिग्मा था। और उस टाइम पर भी सर मतलब मैंने सर जेई के कोर्सेज वगैरह निकाले जब, तो मेरे को इतनी मुश्किलें हुई कि वो मुझे तो पता ही नहीं था सर। ये आज तो हर बच्चे के हाथ में होता है वैकॉम टैब, उस टाइम पर ये बहुत ढूंढा तब पता चला। उस टाइम पर जूम और मीट भी 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। आई एम श्योर आपकी स्ट्रगल इससे 10 गुना ज़्यादा होगी, पर मैं आपको अपनी स्ट्रगल ही बता रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि मैंने जूम भी उस टाइम पर कोई नहीं चलाता था, गूगल मीट तो शायद था ही नहीं उस टाइम पर। और मैंने सर तब ढूंढी, ये सारी चीज़ें ढूंढी और फिर पढ़ाना चालू किया। और वो शुक्र है IIT की इंटरनेट स्पीड बड़ी अच्छी होती थी, मैं IIT से ही पढ़ाया करता था, तो वरना वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो सर उस टाइम और स्टिग्मा अलग था। तो आपके टाइम पर तो सर और भयंकर स्ट्रगल होगी आपका, थोड़ा बताओ सर, आपने क्या सोचा? यूट्यूब क्या था आपके लिए? यूट्यूब का मीनिंग क्या था? क्योंकि यूट्यूब भी नहीं पता होगा, आप किसी को भी नहीं पता होगा यूट्यूब। मेरे टाइम पे नहीं पता था सर, मेरे टाइम पर यूट्यूब कोई नहीं समझ सकता था कि यूट्यूब और क्रिएटर इकोनॉमी और ये सब कुछ चीज़ होती है, एडटेक कोई चीज़ होती है। आपके टाइम पर थोड़ा बताओ सर। हाँ, तो मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरी जो अपनी बैकग्राउंड थी उसकी वजह से जब मैंने IIT पढ़ाना चालू किया, तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि जो भी फाइनेंशियली वेल ऑफ बच्चे नहीं है उनको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ। कम से कम उनका एक पेन पॉइंट तो कम कर ही सकते हैं। तो पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाना चालू किया, फ्री में जो भी बच्चे आते थे वहाँ पे कोटा में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कोटा नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि रहने खाने का भी तो खर्चा होता है इवन इफ आपकी कोचिंग फ्री हो। तो फिर मेरे को ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन के जरिए ही मास तक पहुंचा जा सकता है, मास तक वो फ्री किया जा सकता है। तो 8, 9, 10, 11, 12 इसमें मैंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया। जैसे तुमने बोला ना कि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल थी। फिर कहीं से कुछ हमने, जैसे वैकॉम की टैबलेट मैंने मंगा लिया एक, वो लैपटॉप के साथ कंपैटिबल नहीं, पता नहीं क्या क्या ड्राइवर वो मांग रहा है। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे होगा नहीं, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो ये खिंचता ही चला जाएगा। और टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि आपको 3-4 क्लासेस तो कम से कम लेता ही था मैं, 7 क्लासेस भी लेता था मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे।
तो फिर मैंने इसीलिए 13 से 14 में ब्रेक लिया। मुझे लगा कि ऐसे तो ये काम कभी नहीं हो पाएगा, बस सपना ही रह आपने जाएगा। सर कितने, आपकी जॉब कितने रुपए की थी उस टाइम पर जब आपने छोड़ी, मतलब 13 में? मतलब 1 CR से ऊपर का पैकेज था मेरा उस टाइम 13 पे। में? हाँ। मतलब तो सब फिर लोग सर मतलब शर्मा जाएंगे देखकर कि 10 साल पहले जो है ना, 10 साल पहले कोई अगर इंसान 60-70 हज़ार रुपये कमाता था तो वो आज के 3 LPA 2 LPA कह रहे 2 लाख पर मंथ के बराबर मानना। अब मोहित त्यागी सर तब 1 करोड़ रुपए कमा बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो, ठीक है, और वो छोड़ दिया सर। तो आपको लोगों ने कहा होगा कि ये तो परम मूर्ख इंसान है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोग ये भी बोलते थे अगर तुम फ्री में डालोगे तो जो भी तुम्हारी यूएसपी हैं, जो भी तुम्हारे कुछ-कुछ, जैसे हर टीचर के अपने होते हैं ना सीक्रेट्स वाले जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर एक बार आउट कर दिया तो मतलब तुम्हें तो नुकसान होगा ही ना, तुम्हें दूसरा कोचिंग वाले में भी कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो मटेरियल अवेलेबल होगा ही होगा। बट जैसे मैंने बोला ना कि मेरे को तो ये करना ही था, क्योंकि अगर मान लिया एक लाइफ वेस्ट होके इतनी सारी लाइफ का फ़ायदा होता है तो दैट इज़ नॉट ए बैड बार्गेन। तो फिर मैंने 13 से 14 में ब्रेक लिया। आई वेंट टू बॉम्बे यही सब रिसर्च करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है जिसके द्वारा हम मास तक पहुंच सकते हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब मेरे को लगा, क्योंकि वो स्ट्रीम ऐसे करेगा कि बाकी आप कोई भी स्ट्रीमिंग चीज यूज करोगे, यूट्यूब सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, वो कम से कम डेटा पे भी आपका चला देगा। ओके। तो उस रिसर्च में मेरे को 5-6 महीने लगे होंगे, और लगभग अक्टूबर से आई स्टार्टेड मेकिंग दोज वीडियोज, और 13 से 14 के बीच में मैंने लगभग 80% सिलेबस। आपको 6 महीने बाद पता चला कि वीडियो डालने की जगह यूट्यूब है? हाँ, मतलब वीडियो डालने की जगह यूट्यूब है, प्लस वीडियो कैसे बनाना है उसके भी, जैसे ये वैकॉम की जो टैबलेट है, और फिर लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किसके ऊपर लिख रहे हैं, वो वाली जो चीज़ें हैं ना, हाँ जी। ये सब करते करते मतलब 6 महीने निकल गए लिटरली। I see। और तब तो आपने ये हमारी यूट्यूब की जर्नी थी 2013 में। फिर हमने जितना भी आता था उस टाइम तक, वो सारा ही मटेरियल हमने यूट्यूब पे डाल दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने 8 महीने में फिर पढ़ाया वो? हाँ, बिल्कुल। आपको लोगों ने ये बोला कि ये जो तेरा मटेरियल है ये पब्लिक हो जाएगा तो वैसे ही कोई तुमसे पढ़ने नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको इसमें एक बात ये बोला। बताता हूँ। जैसे एक होता है कि ना, जैसे संजीव कपूर है, ठीक है, संजीव कपूर ने ना टीवी पे आके, शेफ्स का काम होता है अपनी रेसिपी छुपा के रखना, बिल्कुल उन्होंने टीवी पे आके अपनी रेसिपी सबको बता दी। अब लोगों ने उसको भी यही बोला होगा कि ये हो गया। पर अगर आज कोई किसी शेफ पूछता है ना तो एक ही नाम सबकी जुबान पे होता है, संजीव कपूर। सही बात है। तो बिल्कुल सही। अपने सीक्रेट्स खोलने से मतलब बंदा और प्लस ही जाता है, मतलब सबका साथ सबका विकास होता है। बिल्कुल। नाइस। तो सर आपने पूरा सिलेबस, अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ सर? 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 में फिर मैंने यहाँ पे जयपुर में रेजिडेंस ज्वाइन कर लिया, और रेजिडेंस में पढ़ा रहे थे वो तो कोर्स यूट्यूब पे तो हमने पूरा डाल ही दिया था, और डिटेल में डाला इसलिए क्योंकि आई न्यू के जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो कहीं डाउट नहीं पूछ पाएगा, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आई ट्राई टू इनकलकेट दैट इन माई टीचिंग, इसलिए वो बहुत ही स्लो है कि बच्चे को डाउट आए ही ना। या फिर जैसे 10-12 साल पढ़ाया तो मेरे को पता था ना कि लास्ट बैच का बच्चा भी किस तरह के डाउट पूछ सकता है, उसको क्या क्या डाउट हो सकता है, वो सब टीचिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लिया। और 2020 में जब कोविड आया तो फिर जॉब छोड़ दिया यहाँ पे, और फिर यूट्यूब के बच्चों ने बोला कि सर मटेरियल वगैरह और डाउट क्लियरिंग के लिए आप कुछ स्टार्ट कर लो, पेड बैचेज स्टार्ट कर लो। तो फिर जो भी मेरे साथ जो बाकी के HODs पढ़ाते थे उनके साथ हमने टीम बनाया, और पहले हमने यूट्यूब पे तीनों सब्जेक्ट का पूरा फ्री डाला, ताकि कोई बच्चा अगर फ्री में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले। उसके बाद हमने अपने पेड बैचेज स्टार्ट किए जहाँ पे बाकी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो 2020 से एज सच कंपटीशन चालू है। हाँ। अच्छा, तो सर लेकिन आज भी कोई बच्चा अगर जो जिस पे फैसिलिटीज़ नहीं है वो चाहे तो यूट्यूब पर आपके चैनल पर जाके पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, ग्रेट। तो यार मतलब मेरे पास आके लोग कहते हैं कि यार कि एक मतलब किसी एक गिवन प्राइस पॉइंट पर कि 3-4 हज़ार में मेरे पास यही ऑप्शन है, तुम इसी को बोल देते हो कि सफिशिएंट नहीं है। भाई आपके पास फ्री में कंटेंट पड़ा है मोहित त्यागी सर का। मैं सिर्फ ये पहली बात और बता दूं, यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ आके यहाँ पे कमेंट्स में बोलेंगे ये पेड है। मैं 8 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक पेड प्रमोशन नहीं किया, एक भी नहीं किया। मेरे चैनल पर आप ये नहीं देखोगे इसका बैच उसका बैच, मैं कभी नहीं करता ऐसा। और मैंने अपने चैनल पर कि कोई भी कोचिंग की ऐड ना आने लग जाए कि भाई कुछ भी वाहियात कोचिंग की ऐड आ रही है मेरे उस पर, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे चैनल पर एडसेंस बंद है। मेरा जेई का अगर आप व्यूज़ के मामले में देखोगे इट इज़ द नंबर 1 चैनल। और मैं आज तक भी मैंने आज तक भी कभी कोई पेड प्रमोशन नहीं किया।
मैं मोहित त्यागी सर, मुझे आप प्लीज़ प्लेलिस्ट दे देना वो सारी, मैं वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा यहाँ पर। आपको जिसको फ्री में पढ़ना है, जो ढंग का बच्चा है, मैं उसके लिए कंटेंट बनाता हूँ, जाके आप इनकी प्लेलिस्ट जाओ, वो देख डालो। अब ये मत बोलना इसमें ये नहीं है वो नहीं है कि ये थोड़ा बोरिंग हो गया भाई। जो ढंग का कंटेंट होगा, जो उसमें ना आपको दिमाग खोल के ही देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और वो तेज़ चलेगा। तो उसमें आपको आप यू आर नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू ग्रो टू वॉच एनी गुड लेक्चर्स, एंड दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं डाल दूंगा, जिसको पढ़ना होगा, इट इज़ अप टू यू। धन्यवाद आपका मोहित सर, आपने अपना टाइम निकाल कर आप हमारे चैनल पर आए। और स्टूडेंट्स आपको भी यार, आई एम श्योर कि आपको भी यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, या क्या चीज़ आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस टाइम। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, और तुम तो अपने फेलो IIT के बंदे भी हो, तो और भी यादें ताजा होगी कुछ कुछ। और सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने मन लगा के पढ़ाई करते रहें, ये आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। एवरीथिंग कैन वेट बट कैरियर शुड नॉट वेट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नमस्ते सर, एंड नमस्कार एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी आवाज़ कोई खरीद नहीं सकता, जो मन करेगा वो बोलूँगा, जो बेकार है उसको बेकार बोलूँगा, और जो अच्छा है उसको भी ठोक के अच्छा बोलूँगा। जिसको समझना है वो समझे, जिसको धोखे में रहना है उसकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लेखक हैं।